जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, यह जो हमने सीरीज़ की थी स्टार्ट मैथमेटिक्स के लिए, इसके हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, संख्याओं के बारे में जानकारी की संख्याएं होती क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हमने देखा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है। नेक्स्ट में हम अपरिमेय संख्याएं कंप्लीट कर लेंगे। अपरिमेय संख्याएं छोटी सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम चाहे सीटेट का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे प्री रीट का हो, या फिर जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर रीट जो वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो हो, आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा ये कोर्स। देखिए, ये आपका सिलेबस है कि गणित और विज्ञान का, तो मैंने गणित का लिया है। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है। इसके बाद आएंगी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, तो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। ठीक है। लगातार ये सारे के सारे टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। और फ्री क्लासेस के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और फ्री पीडीएफ नोट्स और कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए अभी। ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक परिमेय संख्याएं। तो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। ठीक है। देखिए, हमने जो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं पढ़ी है ना, तो इनमें सारे के सारे गुण वही रहने वाले हैं जो उनमें पहले थे। यानी जो संवर्त का गुण है, क्रम विनिमयता है, साहचर्यता है, वो सारे के सारे गुण वही रहेंगे जो पूर्ण और प्राकृत और पूर्णांक में थे। ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें। यानी p और q जहाँ क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक वे होते हैं जो माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक चलते हैं, प्लस अनंत तक चलते हैं, और जीरो भी उनमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है। तो p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आप बताइए कि ये क्या हो गया। जैसे देखो कि 4/5 दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। -4/5 परिमेय संख्या है। और जैसे देखो माइनस के 0/3, ये माइनस का 0 तो होता ही नहीं है, ओनली 0/3। देखिए कितना, 0/3। और मैंने परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें और q क्या हो, इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ देखो, q ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना, q ज़ीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन p ज़ीरो के इक्वल है। और हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। यानी ज़ीरो के बटे में आप कुछ भी लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो वो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। और ज़ीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? वे संख्याएँ जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जैसे 1/0, 2/0, यानी बटे में ज़ीरो लगा दो, अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद करते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब देखो, इसमें हम सारे गुणधर्म है ना, पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के, पूर्णांक संख्याओं के और परिमेय संख्याओं के, सारे के सारे दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। तो संवर्त, संवर्त का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको किसके लिए चेक करना है, पूर्ण संख्याओं के लिए चेक करना है। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से लेकर के कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती हैं। ठीक है। संवर्त का मतलब होता है कि आप इसी में से, इसी सेट में से कोई भी दो संख्याएं उठाओ, कोई भी दो संख्याएं उठाओ, उनका चाहे जोड़ करो, चाहे घटाव करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, वो इसी में आनी चाहिए। ठीक है। अब जोड़ करोगे
तो जोड़ के लिए तो संवर्त हो जाएंगी। जैसे देखो 0 में 5 जोड़ा, यहाँ पर आगे देखो इसका, देखो योग के लिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती हैं, वही ना। ठीक है, अब देखो अब मैंने 0 उठाया और 5 उठाया, 0 उठाया और 5 उठाया, रिजल्ट क्या आया? 5। और 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। दो संख्या उठाई, 4 + 7, 4 और 7 कितनी हो गई? 11, और 11 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो देखो जोड़ के लिए आप कौन सी भी दो संख्याएं उठाओ वो उसी सेट में से मिलेगी, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या योग के लिए क्या हो गई? संवर्त हो गई। इसीलिए आप घटाव में देखो, व्यवकलन यानी घटाव, देखो 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जब दोनों को घटाया तो आया -2, लेकिन -2 पूर्ण संख्या तो नहीं है ना, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं है। आप गुणा करो, गुणा करोगे 3 का 0 से कराओ, 3 का 7 से कराओ, 3 0 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, 3 7 21, 21 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। आप इस प्रकार कोई भी संख्या उठाओ, कोई भी संख्या दो उठाओ, उनका गुणा करो, वो पूर्ण संख्याएं अवश्य ही मिलेंगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि पूर्ण संख्याएं गुणा के अंदर क्या होती हैं? संवर्त होती है। आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ और गुणा तो संवर्त होते हैं और व्यवकलन और भाग वो संवर्त नहीं होते। नहीं, आप इसे समझिए, आप उसमें से दो सेट उठाइए कोई भी संख्याओं के। जैसे देखो आप भाग करके देखोगे तो भाग में आप ये भी उठा सकते हो कि 4/2 दोनों पूर्ण हैं, ये तो हो गई, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन जैसे मैंने दो संख्याएं 5 और 8 उठाई, 5 में 8 का भाग दिया, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो व्यवकलन के भाग के अंदर क्या होगी? पूर्ण संख्याएं हैं वो संवर्त नहीं होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप पूरा का पूरा एक साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए कि योग के अंदर तो होती है, व्यवकलन के अंदर नहीं होती, गुणा के अंदर होती है, भाग के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार आप पूर्णांक के लिए देख सकते हो कि पूर्णांक पूर्णांक मैंने पहले भी बताया था, जब आपको पूर्णांक मैंने शुरू से पढ़ाया था ना, पर जो इससे पीछे लेक्चर है उसमें डिटेल से बताया मैंने। आप कोई भी दो पूर्णांक लो, जैसे -6 + 5, -7 -5, 8 + 5, कोई भी दो लो, तो पूर्णांक है वो योग के लिए क्या होंगे? संवर्त होंगे। ठीक है, व्यवकलन व्यवकलन के भी अंतर्गत क्या होंगे? संवर्त होंगे। अब कोई भी दो पूर्णांकों का घटाव लो, ठीक है, गुणा के अंदर क्या होंगे? पूर्णांक है वो संवर्त होंगे। अब कोई भी दो संख्याएं लो, 5 8 -5 8 कुछ भी लो, तो वो पूर्णांक के अंदर मिलेगी ही। लेकिन भाग के अंदर देखो, भाग के अंदर मैंने वही संख्याएं ली 5 और 8, देखो 5 और 8 पूर्णांक है ना, मैं यहाँ भी ये भी ले सकता था -5/8, क्योंकि -5 भी पूर्णांक और 8 भी पूर्णांक है, लेकिन फिर भी पूरा पूरा तो भाग नहीं जाता ना, यानी एक रिजल्ट है वो पूर्णांक तो नहीं आता, पूर्णांक नहीं आता, तो ये पूर्णांक है वो भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है। ठीक है, आप इन तीनों को साथ में देख सकते हो, ये नहीं है, तीनों को साथ में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा के लिए तो है और भाग के लिए नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणा के अंतर्गत संवर्त है, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन। अभी साथ में जो थ्योरी वाली सीरीज चल रही है ना, वो भी आप देखिएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण संख्याएं योग के लिए संवर्त होती हैं। 2 नंबर, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए संवर्त होती है। नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए संवर्त होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा कि पूर्णांक संख्याएं वो भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था वो है परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये रहा परिमेय संख्याएं। मैंने पहले भी बताया था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही बन जाएगा कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q होंगे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनमें से कोई नहीं, ये पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, आपको जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने पहले भी बताया था। आप ये संख्याएं देखो, -2/3, 6/7,
9/-5 पूर्ण संख्याएं हैं। संख्याएं देखो 0, -2, 4 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब आप तो बोलोगे कि भाई जी 4 कैसे प्रीमिय संख्या है? देखो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई, एक प्रीमिय संख्या हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, प्रीमिय संख्याएं। अब आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक प्रीमिय संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, हमने उनका जोड़ भी सीखा था, घटाव भी सीखा था, गुणा भी सीखा था, भाग भी सीखा था। ठीक है, अब हम ऐसे ही प्रीमिय संख्याएं होंगी और अब प्रीमिय संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ करना सीखेंगे। मैं सिर्फ इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि प्रीमिय यानी ये भिन्नों को जोड़ना घटाना नॉर्मल सी बात है, सभी को आता है। ठीक है, जैसे 3/8 ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/7। पहले क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, नॉर्मल सभी को पता है कि 8 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 56, फिर इस 56 में 8 का भाग देंगे, 8 7 56, 7 आ गया। फिर इस 7 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 या 21। इसी प्रकार 56 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 8। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 5 40, ये हो गया 21 माइनस के 40। 21 में से 40 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 19, माइनस के 19/56। अगर ये आपस में कट रही हों तो कट जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको देखो, माइनस के 3/8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4/5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 8 5 40। देखो फिर 40 में 8 का भाग देंगे, 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के 15। फिर इस 40 में 5 का भाग देंगे, 8 आएगा। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के 32। अब देखो माइनस के 32 और 15 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 47/40। ठीक है, अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी मिलेगी, ये नहीं है कि मैंने 2 एग्जाम्पल करवा दिए और सल्टा दिया, नहीं, प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, अब देखो दोनों एग्जाम्पल किए हमने। ठीक है, एक में तो उत्तर आया माइनस का 47 कितना आया था 40, और एक में आया था माइनस का 19/56। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों की इसलिए जांच कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। और परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत संवर्त होती है। अब ये हमारा पे नियम बन गया कि परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या होती है, संवर्त होती है। ठीक, अब दोनों का घटाव करवा के देख लो, वैसे ही घटाव होता है जैसे जोड़ किए वैसे ही घटाव। देखो घटाव हमने कराया, -5/7 -2/3, इनका एलसीएम लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया और माइनस की 29/21 आ गई। ठीक है, तो ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक रिजल्ट क्या बन गया कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत भी क्या होती हैं, संवर्त होती है। यानी किसी भी ए तथा बी के लिए a - b भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया जोड़। अब आता है घटाव। इसके बाद आता है गुणा। गुणा का बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसे मैंने बताया था ना, थोड़ा निशान का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लगातार 2 माइनस माइनस आ जाए ना तो उनको प्लस कर दो, 2 प्लस प्लस आ जाए तो प्लस ही रहेगा, प्लस और माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। और गुणा करवाने के लिए ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाले के साथ। देखो जैसे माइनस का 2/3 गुणा में 4/5, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, 4 दूने 8 यानी माइनस का 8 और 5 दिए 15, तो ये 15 बन जाएगी। जैसे 3/7 गुणा में 2/5, तो 3 दूनी 6, 7 5 35। इसका देखो देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 6 चौके 24 और 11 पंजे 55। और देखो माइनस के 8/15, 6/35, 24/55, सारी की सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे एक नियम सा बन गया है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होती हैं, संवर्त होती हैं। अर्थात किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के लिए ए गुणा बी भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या?
ठीक है, यहाँ पर तो हो गए जोड़ घटाव गुणा। जोड़ के लिए देख लिया हमने संवर्त है, घटाव के लिए देख लिया संवर्त है, गुणा के अंदर देख लिया संवर्त है। अब देखते हैं भाग। देखिए मैं भाग का यहाँ पर एक सिंपल सा रूल बताने वाला हूँ आपको, हमेशा से ही मतलब, ठीक है। जैसे संख्या है कि 2/5 भाग के अंतर्गत 8/5, ठीक है। हम 8/15 ले लेते हैं। तो पहले जो संख्या लिखी हुई है ना उसको ऐसा लिख दो 2/5। फिर ये जो भाग का निशान है ना इसका कन्वर्ट कर दो गुणा में, और जो बाद वाली संख्या है ना, बाद में वाली संख्या या फिर भिन्न है उसको पलट दो। जैसे ये 8/15 है ना, इसको कर दो 15/8, ठीक है। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। गुणा तो आपको पता है, 15 दूनी 30 और 8 पंजू 40। अब 0 से 0 काट दो, 3/4, ठीक है। तो भाग, आई थिंक भाग आपको इस एक सवाल से समझ में आ गया होगा। और ऐसे जोड़ घटाव गुणा भाग आपको सभी को करने आते हैं, ऐसा तो मान ही लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ी आ जाएंगे आसानी से। देखो जैसे ये संख्या है -5/3 भाग में 2/5, मैंने क्या बताया था, इसको पलट दो। जैसे माइनस का 5/3 भाग को किस में किया, गुणा में। ये 2/5 है ना, इसका पलट दो 5/2। माइनस का तो माइनस है, तो माइनस का माइनस आ गया, 5 5 है 25 और 3 दूनी 6। जैसे ये है 2/7 भाग में 5/3, तो इसको पलट दो। ये है 2/7 भाग की जगह गुणा का निशान, और 5/3 है ना, इसको कर दो आप 3/5। अब ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 7 5 35, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जब इसको पलटोगे तो ये बन जाएगा 9/2, यानी 9 × 27, ठीक है, और 8 दूनी 16। अब देखो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब तो ये हो गया कि सारी की सारी जो, सॉरी, कि जब a/b करते हैं यानी भाग के लिए परिमेय संख्याएं सहवर्त होती है। लेकिन नहीं, आप एक एक्सेप्शन और देखिए कि जब आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, आता है ना। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट क्या है, एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। मैंने 0 परिमेय संख्या बताया था, लेकिन इनफाइनाइट है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो a/0 के लिए ये क्या है, परिभाषित नहीं है, डज नॉट डिफाइंड, D&D है। तो भाग के लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही अपवाद बचता है, बाकी सारे के सारे के लिए होता है। लेकिन a/0 के लिए परिभाषित नहीं है, सिर्फ यही एक अपवाद है। और बाकी सभी के लिए क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं अंतर्गत है वो सहवर्त नहीं है। यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह है भाग के अंतर्गत सहवर्त होता है। ये सभी को पता है कि भाग के लिए नहीं होता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा कि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें, ऑप्शन में यही आएगा कि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह है भाग के अंतर्गत क्या होता है, सहवर्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आपको पता है कि NCERT में सीटेट और रीट में तो सेम टू सेम लाइन उठा ली जाती है, तो आपको ये रखना है। अब ये है आपके लिए प्रैक्टिस, आप इसकी सारणी बनाएंगे, ठीक है, और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि परिमेय संख्या योग के लिए होती हैं, विवेकलन के लिए होती हैं, गुणा के अंतर्गत होती है, भाग के लिए नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि a/0 है वो परिभाषित नहीं है। पूर्णांक के योग के अंतर्गत होती है, विवेकलन के अंदर होती है, गुणा के अंतर्गत होती है, भाग के अंतर्गत नहीं होती। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत होती है, विवेकलन के अंतर्गत नहीं होती, गुणा के अंतर्गत होती है, भाग के लिए नहीं होती। प्राकृत संख्याएं जोड़ के लिए होती है, घटाव के लिए नहीं होती, गुणा के लिए होती है, भाग के लिए नहीं होती, ठीक है। मैंने बता भी दिया है आपको। अब मेरे दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी आ गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लगातार कीजिए, ठीक है, और समझिए इसको। चलिए फिर, ये तो हो गई इसके सारे गुण भाई। मूलतः 4 ही संख्याएँ होती हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है कर्म विनिमयता गुण। कर्म विनिमयता गुण भी मैंने सभी संख्याओं के लिए ले लिया, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, क्योंकि ये हमारी लास्ट संख्या रहने वाली है। इसके बाद में संख्याएं दशमलव संख्याएं आएंगी, वो आएंगी, ठीक है।
तो चलिए कर्म विनियमितता, कर्म का मतलब क्या होता है, क्रम चेंज करना। तो मैंने क्या बताया था, कर्म विनियमितता का नियम है वो जोड़ और गुणा के लिए लागू होगा। साहचर्यता का नियम भी किसके लिए होगा, जोड़ और गुणा के लिए लागू होगा। तो आप बिना देखे टिक कर दीजिए। देखो पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है, घटाव के लिए नहीं है। क्रम विनिमयता गुण योग के लिए है, व्यवकलन के लिए नहीं है, गुणन के लिए है, भाग के लिए नहीं है। ठीक है। पूर्णांक संख्याओं के लिए देख लो, योग के लिए है, व्यवकलन के लिए नहीं है, गुणन के लिए है, भाग के लिए फिर नहीं है। ठीक है। अगर आप इनको जानना चाहते हो ना कि क्यों नहीं है, तो फिर आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, मैंने वहाँ डिटेल से बताया है। वो बार बार बताएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा। अब आता है परिमेय संख्याओं को जोड़। इसमें लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्न को जोड़ना बहुत ही आसान है, बहुत सारे तरीके हैं। देर आर मैनी मेथड टू ऐड दी रेशनल नंबर्स। बहुत सारे मेथड हैं, आप उनको कैसे भी जोड़ लीजिए, क्रम चेंज करके जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़ लीजिए, गुणा करा के जोड़ लीजिए, भाग करा के जोड़ लीजिए, कैसे भी जैसे आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे देखो -2/3 + 5/7, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 3 और 7 का एलसीएम लो 21, और फिर देखो 7 दूनी 14 -14, इधर इसको मल्टीप्लाई कराओगे 5 3 15, ये प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं जोड़ने के, और आप सबसे मेथड यही, आसान मेथड यही कि आप इनका एलसीएम लो और जोड़ दो आसानी से। ठीक है। ये आपको जोड़ना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना, ये आपको करना है। अब देखो मैंने जो बताया था कि क्रम विनिमयता का नियम कौन कौन पालन करते हैं, तो योग के लिए करते हैं, व्यवकलन के लिए नहीं करते, सारे नहीं करते, पूर्णांक भी नहीं करता। ठीक है। गुणन के लिए करते हैं, भाग के लिए नहीं करते। अब आपको कारण ढूंढना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय है या नहीं, तो आपको देखना है भी हाँ गुणन के लिए क्रम विनिमय है। कैसे कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, जैसे देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ या 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, ये वैसे ही है। चाहे कहते हैं ना कि चाकू तरबूज पे पड़े, नहीं छुरा तरबूज पे पड़े या फिर तरबूज छुरे पे पड़े, घटना तो तरबूज को ही है। यह सहचर्यता, सहचर्यता में क्या होता है कि 3 संख्याएं होती हैं, जैसे a प्लस में, नहीं मैं वैसे एग्जांपल से बता देता हूँ कि 6 प्लस में 4 प्लस में 3। ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे, 6 और 4 10 और 3 13, ये तो एक तरीका हो गया। फिर उसको उल्टा जोड़ दो, 3 और 4 7, 7 और 6 13, दोनों में उत्तर बराबर है ना। बस ये सहचर्यता नियम है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे समझा है इसको। तो ये हो गया सहचर्यता। और सहचर्यता भाई गुण किस में लागू होता है, जोड़ में और गुणा में लागू होता है, और गुणा और भाग में लागू है वो नहीं होता। ठीक है। ये सहचर्यता के लिए, ये गुण आप आसानी से देख सकते हो। देखो योग के लिए सहचर्य है, गुणन के लिए सहचर्य है, व्यवकलन और भाग के लिए सहचर्य नहीं है। पूर्णांक के लिए देख लो, योग के लिए सहचर्य है। ठीक है। और देख लो यहाँ पर देखो, घटाव के लिए सहचर्य नहीं है, गुणन के लिए सहचर्य है, भाग के लिए सहचर्य नहीं है। अब इनके कारण दिए हुए हैं, ये कारण आप आसानी से पढ़ लो, इसमें कोई बात नहीं है। अब आता है परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं के योग तो मैंने बहुत देख लिया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना वो ये मतलब सहचर्यता के लिए है। तो सहचर्यता के लिए देखो, ये लगातार ये जोड़ है ना, इसमें क्या किया है पहले, -2/3, 3/5 प्लस माइनस का 5/6, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद माइनस का 7/30 आया, फिर इस -2/3 को जोड़ा है, उत्तर कितना आया -9/10। या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर माइनस का 5/6 जोड़ा, तो भी उत्तर कितना आया -9/10। मैंने क्या बताया था, योग और गुणा के लिए सहवर्त होता है, पलट लो इसको, योग और गुणा के लिए सहवर्त होता है और घटाव और भाग के लिए सहवर्त नहीं होता। आप देख सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन सहचर्य नहीं है। अब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आएंगे, परिमेय संख्याओं के लिए सहचर्य नहीं है। दूसरा आएगा परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ सहचर्य नहीं है। तीसरा आएगा परिमेय संख्याओं के लिए गुणा सहचर्य है। चौथा आएगा परिमेय संख्याओं के लिए भाग है वो सहचर्य नहीं है। तो कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है।
ठीक है, वहाँ पर सारे के सारे चक्री काट जाते हैं। इतने भी दौरे नहीं हैं भी आप समझ ही ना पाओ। गुणा के लिए देखो, माइनस का 35/54 आया, और यहाँ पर देखो 7×5 = 35, 7×5 = 35, ये 2 से कट जाएगा, 9×3 = 27, 2×9 = 54, ये वही आएगा -35/54। सारे के सारे वही रूल हैं। ठीक है, भाग के लिए भी यही रहने वाला है, भाग में नहीं होगा, भाग में नहीं होगा। अब देखो ये सारणी, अब तो इन 4-5 सारणियों को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, योग के लिए सभी में हाँ, व्यवकलन के लिए सभी में ना, गुणन के लिए सभी में हाँ, भाग के लिए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ना पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के सभी गुण है ना बेहतरीन तरीके से बताए हैं। अब ऐसे आपको बच्चों की तरह तो बताए नहीं जाएंगे कि पूर्णांक होता है, देखो -2 +2 0 आ गया, 0 भी एक पूर्णांक है, इसलिए योग के लिए क्या होगा, ये समवर्त होगा। आपके जो एग्ज़ाम में लेवल में पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं सारणियों से प्रश्न बन के आएंगे। अगर आपको सारणी अच्छे तरीके से भरनी आ गई, इसके पीछे का कारण पता चल गया, तो आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब यह आता है जोड़, तो आप इस जोड़ को कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। अगर आपको इस जोड़ करने में कोई भी डाउट होता है, या फिर आपके प्रश्न में आपको लगता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 97 838 और 70 385, 70 385, 97 838 70 385। इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल मत, व्हाट्सअप। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना तो वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप कम दीजिए, और आपका वो 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर आता है शून्य यानी जीरो की भूमिका। अब देखो मैथ कितनी बड़ी है, पूरी की पूरी अर्थमेटिक, जियोमेट्री सारी की सारी शून्य पे टिकी हुई है, तो हम जानते हैं कि जीरो की भूमिका क्या है। ठीक है, कि जीरो, जैसे हम हमारे घर में कोई है तो हम अपना रोल अदा करते हैं, उसी प्रकार शून्य की वो मैथमेटिक्स में क्या भूमिका है। देखो, एक तो मैंने पहले ही बता दिया था कि योज्य तत्समक क्या होता है और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य तत्समक का मतलब है जीरो, डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया। योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो। किसी भी संख्या के अंदर आप जीरो जोड़ेंगे ना तो उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप ए में ज़ीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। ये आप देखो, a+0 a, b+0 b, c+0 c। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। मैं तो कहता हूँ प्राकृत संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक हो, परिमेय हो, इन सभी के लिए जो योज्य तत्समक होगा ना, योज्य तत्समक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, सभी के लिए शून्य होगा। मैंने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय तीनों पढ़ाई है, चारों पढ़ाई है। चारों में मैंने बताया कि योज्य तत्समक क्या होगा, जीरो होगा। पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको लगातार वीडियोस देखते आ रहे हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा है। ठीक है, अब जीरो की भूमिका आ गई, और वैसे मैं एक और भूमिका बता देता हूँ। गुणा करते समय किसी भी संख्या के अंदर जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो उत्तर कितना आएगा, ज़ीरो। अब आती है एक की भूमिका, भी एक क्या क्या रोल अदा करता है। एक मल्टीप्लाई में अदा करता है भाई, किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई कराओ आप, किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई कराओ आप, वही आएगा। और जो वही संख्या आती है ना उसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इस बात का ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर तत्समक बोल रहा हूँ। योज्य तत्समक ज़ीरो, गुणात्मक तत्समक एक। किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय के लिए। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। आगे देखिए, क्या एक पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है, तो उत्तर आएगा हाँ जी है। ठीक है, और तत्समक क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई कराओ आप, रिजल्ट वही आ रहा है। और योज्य तत्समक में मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ो, वही संख्या आ रही है ना, जैसे 5 में आप जीरो जोड़ोगे 5, तो वही संख्या आ रही है ना, इसका मतलब वहाँ क्या होगा, तत्समक होगा। ठीक है, अब आता है एक संख्या का ऋणात्मक। अब किसी भी संख्या का नेगेटिव क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि आरोही का ऋणात्मक क्या होगा, अवरोही है। सुबह का मतलब उल्टा क्या होगा, शाम। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो जोड़ का ऋणात्मक क्या होगा, घटाओ। जैसे 5 का ऋणात्मक क्या होगा, -5। 6 का ऋणात्मक क्या होगा, -6। ठीक है। एक संख्या का ऋणात्मक, संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, एक का ऋणात्मक क्या है, आप इसी से समझ लो। एक का ऋणात्मक क्या है, यह है -1 है। मतलब अगर धनात्मक संख्या का पूछे ना तो नेगेटिव नंबर। जैसे देखो -2 का ऋणात्मक पूछ ले तो क्या करोगे, -2 का ऋणात्मक पूछ ले तो +2, और +5 का पूछ ले तो -5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि -a का ऋणात्मक a है और a का ऋणात्मक -a। ऋणात्मक पूछ लेना, यानी किसी का नेगेटिव पूछ ले तो उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ गए आसानी से। जैसे 2/3 है, 2/3 आपके इसके आगे साइन किसका है, प्लस का है ना, माइनस। और -2/3 का पूछ ले तो प्लस का 2/3। ठीक है। तो ऋणात्मक क्या होगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है। आई थिंक इससे आसान तरीके से नहीं बताया जाएगा। अब आता है योज्य प्रतिलोम। क्या, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। जैसे देखो 5 का योज्य प्रतिलोम, देखो मैंने बताया था योज्य तत्समक, योज्य तत्समक तो कितना होगा, 0। और प्रतिलोम पूछे तो जैसे 5 का पूछ ले तो -5, 6 का पूछ ले तो -6, 7 का पूछ ले तो -7, 8 का पूछ ले तो -8, 2/3 का पूछ ले तो -2/3। यानी उसका साइन चेंज कर दो, वही क्या होगा उसका प्रतिलोम। और प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, अपने आप में उल्टा होता है। इस बात का ध्यान रखना कि यदि प्रतिलोम पूछ लेना तो प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखो आप, मैं इसको डिटेल में ही बता देता हूँ। जैसे देखो, हाँ ये सही है, ये देखो कि -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b है। यानी योज्य प्रतिलोम पूछ लेना तो साइन चेंज, क्या करोगे, साइन चेंज। जैसे 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5, 6 का योज्य प्रतिलोम -6, 7 का योज्य प्रतिलोम -7, -5 का योज्य प्रतिलोम 5, -6 का योज्य प्रतिलोम 6, -7 का योज्य प्रतिलोम 7। प्रतिलोम का मतलब समझ में आ गया। अब देखो दूसरा आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक, योज्य प्रतिलोम आ गया, फिर आता है गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। जैसे देखो 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। 6 का क्या होगा, 1/6। अच्छा फिर 2/3 का कितना होगा, पलट तो इसको, 3/2। समझ गए, बिल्कुल आसान है। आई थिंक योज्य प्रतिलोम की कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b है और -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b है। बिल्कुल आसान है। फिर आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का भी मतलब उल्टा ही होता है। व्युत्क्रम, प्रतिलोम, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखो 8/21 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। इस व्युत्क्रम का दूसरा नाम ही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, 21/8। ठीक है, यह आ गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब भी क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखो 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल 1 हो जाए, तो 21/8 से। -5, 5/7, इसको उल्टा कर दिया, 7/-5। 8/21 का व्युत्क्रम कितना है, 21/8। -5/7 का व्युत्क्रम कितना है, 7/-5। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा होता है। और इसी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो a/b का कितना हो जाएगा, b/a। आई थिंक आपको योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर समझ में आ गया होगा। आप आसानी से इसका नोट्स बनाइए और आप PDF है वो बनाइए ऐसे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, योज्य तत्समक क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा सारी। ठीक है। योग और व्यवकलन पर वितरकता। वितरकता का नियम क्या होता है, जैसे आप मंदिर से प्रसाद लेके आए, सभी में बांट दिए, सभी में बांटा ना। देखो ये ए प्रसाद है तो ये सभी के साथ बंटेगा, और ए यहाँ पर गुणा में ना, तो एक बी के साथ भी जाएगा, ए सी के साथ भी जाएगा। यहाँ पर निशान माइनस का है तो निशान माइनस का रहेगा, ए बी के साथ जाएगा, ए सी के साथ जाएगा। ठीक है,
आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये वितरकता का नियम तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ये आपके लिए है, आप इनकी प्रैक्टिस सोल्व कीजिए। कैसे कीजिए, चाहे यहाँ से 7/5 कॉमन लेके कीजिए। 7/5 को कॉमन ले लिया, -3/12 और 5/12 को जोड़ दिया, फिर करा दिया, या फिर इन दोनों को अलग अलग सोल्व करें। कैसे कीजिए, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको करो वो करो। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ध्यान रखिएगा, ये योज्य तत्समक नहीं है। तत्समक का मतलब उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रतिलोम का मतलब उत्तर योज्य के लिए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मैंने क्या कहा था, उल्टा कर दो जस्ट इसका। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा 7/19। प्लस का 21/112 है, माइनस का 21/112। आई थिंक आपको योज्य प्रतिलोम में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आ गई है हमारी प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, देखो ये सवाल आप आसानी से करो। पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसका मल्टीप्लाई कराओ, फिर इन सभी को जोड़ दो। बोर्डमास का नियम तो सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल तो सभी को आते हैं ना, वैसे सिंप्लीफिकेशन की अलग से 1-2 क्लासेस और रहेंगी, तो उसमें आपको थोड़ी ट्रिक भी बताई जाएगी। तो सबसे पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व होता है, फिर माइनस प्लस में आप चाहे किसी भी सोल्व कर लो। ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चनों के सोल्व कीजिए और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा। 2/8 -2/8, -5/9 प्लस का 5/9, माइनस के 6/5। देखो, अरे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माइनस के 6 माइनस के 5, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई यहाँ पर इस माइनस का कोई सेंस नहीं है। यह है क्या, रियल में 6/5, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 6/5। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर आप कहोगे कि कहाँ से आ गए। ठीक है, तो -6/5, फिर है 2/-9 प्लस के 2/9, माइनस के 19/6 प्लस के 19/6। ठीक है, फिर आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा। अब की बार निशान चेंज नहीं होगा, उल्टा। -13 1/-13, माइनस के 13/19, 19/-13, 1/5, 5/1। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब माइनस के 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस के 1, माइनस के 2/5, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 2/5 बन जाएगा। 2/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5/, -1 का उल्टा -1 ही रहेगा। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। -1 का उल्टा देखो, -1/1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, 1/-1, नॉर्मल सी बात है। अगर आप जो प्रोसेस है ना उसको नहीं छोड़ोगे ना तो सवाल गलत नहीं होगा। जैसे देखो, -1 का पूछा है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1, और मैंने क्या बोला था, इसका उल्टा कर दो, तो 1/-1, यानी -1। तो -1 का उल्टा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। लेकिन ऐसे आ जाए ना कि -2 का उल्टा कितना, सॉरी, -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो फिर -1/2 होगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो, ये सारे के सारे ना, सारे के सारे इन क्वेश्चनों के जवाब है ना आप कमेंट बॉक्स में दोगे। बिल्कुल आसान है, सारे के सारे मैंने बताए। ठीक है, शून्य का व्यतिक्रम मैं बता देता हूँ, नॉट डिफाइंड है। संख्याएं 1 तथा -1, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1 -1 का व्युत्क्रम भी कितना होगा, -1, स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, इसके बाद देखो, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है, अब उल्टा का मतलब ये नहीं है कि -5 का उल्टा 5 कर दो, नहीं, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। ऐसे उल्टा बोल रहा हूँ मैं, कहीं आप बोल दो -5 का उल्टा 5, नहीं, 1/x का व्युत्क्रम x बन जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, आपको ये करना है। अब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ये कहीं नहीं पूछा जाता है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। प्राकृत संख्याएँ ये होती हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएँ ये होती हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती हैं। पूर्णांक वे होती हैं जो 0 से इधर वाली साइड तो प्लस की संख्याएँ आ जाएंगी, 0 से इधर वाली साइड माइनस की। ठीक वैसे ही
जैसे 1/2 है तो 0 और 1 के मध्य 1/2 मिलेगी, तो ये 1/2 हो गई। बिल्कुल आसान से आप समझ सकते हो इसे। ये संख्याएं हो गई। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। वैसे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही लाइन याद रखनी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। ठीक है। फिर आता है कि परिमेय संख्याएं ज्ञात कैसे करें। जैसे 1/4 और 1/2, आप इन दोनों को जोड़ो, 1/4 और 1/2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ठीक है। 1/4 और 1/2 को जोड़ोगे 3/4 आएगा। 3/4 में भाग देना है 2 का, इसका मतलब 1/2, 3/8। ठीक है। परिमेय संख्याओं को बीच की जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, बस इतना ही करना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है। यहाँ तक हमने परिमेय संख्याओं का लगभग संपूर्ण टॉपिक है वो कर लिया है, और यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, सारांश मतलब। ठीक है। परिमेय संख्याओं का योग व व्यवकलन संवृत होता है। परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमय होते हैं, सहचर्य होते हैं। अब देखो, अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना तो शायद ही मुश्किल से समझ में आएगा। लास्ट बार बता रहा हूँ मैं। योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य। शून्य योज्य तत्समक है सभी के लिए, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत और परिमेय सभी के लिए। एक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम मतलब निशान चेंज। आप ये याद रखना कि योज्य का उल्टा क्या होता है। योज्य मतलब जोड़, और जोड़ का उल्टा घटाव। तो a/b का कितना होता है? -a/b। इसका विलोमता भी सत्य है। और व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उल्टा, जस्ट। जैसे a/b है तो b/a। ठीक है। तो और आप यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूज होंगे, तो आप इसका नोट्स बना लो अलग से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट्स बना लो। या फिर जो अपनी कोई किताब है ना जो आप पढ़ रहे हो, या फिर जो नोट्स आप इनका नोट्स बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनसे बढ़िया बेहतरीन नोट्स तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। फिर देखो, मैंने बताया था ना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएँ होती हैं। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मध्य की अवधारणा सहायक है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। तो क्या निकालते हैं? मध्य निकालते हैं या फिर औसत निकालते हैं। ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। अगर आप बेसिक से कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बताया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है? अभी देखो, जैसे रीट का प्री भी एग्ज़ाम आने वाला है, और रीट संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी आने वाली है, सीटेट भी आने वाला है। तो सभी में ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं ना, इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा जो रीट का एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, सारे के सारे वो मैं टॉपिक वाइज ला रहा हूँ। ठीक है। तो वो भी आप देखिए प्लस के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आप इस वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। शायद दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत बता दिया है। ठीक है। और ये जो सारी की सारी जो सारणी है यहाँ पर, इनको 2-3 बार करने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ में आ गया ना तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे ये संख्या है ना, प्रयास कीजिए इसको, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए और चिपका लीजिए अपने ऊपर में, या फिर आप जो किताब है ना उसके ऊपर ऐसे सारणी बना लीजिए। ठीक है। तो ये सारणी में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और प्रीमियम संख्याएँ कर ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा अप्रीमियम संख्या। जल्द ही करेंगे फ्रेंड्स, और जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।